वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम स्काई है और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट स्टोरीज विद नानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी है द साइलेंट हाउस ऑन हिल रोड। अरे यार, ये सब बकवास बातें हैं, बस पुरानी कहानियां हैं और कुछ नहीं, रोहित ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, लेकिन उसके होठों पर एक घबराई हुई मुस्कान थी। हम तीनों, रोहित, प्रिया और मैं, अर्जुन, उस समय हिल रोड के कोने पर खड़े थे। हमारे सामने थी वह खूबसूरत पर डरावनी हवेली जिसे लोग साइलेंट हाउस कहते थे। पिछले 3 सालों से वह हवेली वीरान थी। उसके हर दरवाजे और खिड़की पर वक्त की धूल जमी हुई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हमारी कार की हेडलाइट भी उसकी दीवारों से टकराकर लौट आती थी। घड़ी ने ठीक रात के 12 बजाए। प्रिया ने थोड़ी झिझकते हुए अपनी जैकेट कस ली। रोहित, हमें वापस चलना चाहिए। आज पूनम की रात है। बूढ़ी दादी कहती थी ऐसी रातों में वो सबसे ज्यादा जागते हैं। कौन वो, प्रिया? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। भूत प्रेत? अरे, हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, हमें विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए, इन अंधविश्वासों पर नहीं। अंदर से मैं भी डर रहा था, पर रोहित की तरह मैं भी कूल दिखना चाहता था। हम तीनों ने शर्त लगाई थी, जो कोई 1 घंटे तक हवेली के अंदर अकेला रुकेगा और दरवाजा खोलकर वापस आएगा, उसकी गोवा यात्रा का पूरा खर्चा बाकी दोनों मिलकर देंगे। रोहित ने कार की मध्यम रोशनी में देखा। एक चमकता हुआ चांद टूटी हुई खिड़की से झांक रहा था। चलो अर्जुन, अब ज्यादा नाटक मत करो। चुनौती मैंने दी थी तो जाऊंगा भी मैं ही। उसने जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला, उसकी दादी का दिया हुआ। उसे चूमा और जेब में रख लिया। एक गहरी सांस ली और हवेली के जंग लगे लोहे के फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक जैसे ही उसने खोला, एक तीखी चरमराहट की आवाज गूंजी, जैसे हवेली ने अपने अंदर का कोई पुराना रहस्य उगल दिया हो। अंदर का दृश्य। फाटक के भीतर कदम रखते ही हवा का दबाव बदल गया। बाहर की हल्की सरसराहट भी मानो अचानक गायब हो गई थी। एक भयानक खामोशी थी, जैसे पूरी जगह ने सांस लेना छोड़ दिया हो। हवेली तक जाने वाला रास्ता सूखी पत्तियों और पीली घास से भरा था। रोहित के हर कदम की आवाज उस गहरे सन्नाटे में ऐसे गूंज रही थी मानो कोई दिल धड़क रहा हो। मैं और प्रिया अब भी फाटक के पास खड़े थे, अपने मोबाइल की टॉर्च से उसकी ओर रोशनी डाल रहे थे। दीवारों पर काली फफूंदी और मकड़ी के जाले साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक रोहित हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वह ऊंचा काले सागौन की लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर पुराने पीतल के हैंडल लगे थे। जैसे ही रोहित ने हाथ बढ़ाकर हैंडल को छुआ, एक ठंडी लहर हवा में दौड़ गई। वह ठंड हम दोनों ने भी फाटक के पास खड़े होकर महसूस की। रोहित ने पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा, एक नकली मुस्कान दी। अब उसके चेहरे पर वह पहला वाला आत्मविश्वास नहीं था। और फिर उसने दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा खुलता है। रोहित ने दरवाजे को धक्का दिया और उसने घिस्से घिस्से की ऐसी आवाज निकाली जैसे कई सालों से दबाई हुई हो। वो आवाज सुनते ही प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। दरवाजा बस थोड़ा सा खुला, इतना कि एक आदमी मुश्किल से अंदर जा सके। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की एक अजीब तीखी बदबू आई। हमने अपने फोन की टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर एक लंबा गलियारा था। बीच में एक बड़ा झूमर टूटा हुआ पड़ा था, जिसके कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चेहरों को पहचानना मुश्किल था, लेकिन सबसे अजीब बात थी सन्नाटा। अंदर का सन्नाटा बाहर के सन्नाटे से कहीं ज्यादा गहरा था। मैं अब अंदर जा रहा हूँ, रोहित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़, जो हमेशा मजबूत होती थी, अब कांप रही थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की और अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं और प्रिया दोनों चीख पड़े। रोहित, मैंने चिल्लाया। मैं ठीक हूँ, उसकी दबाई हुई आवाज़ अंदर से आई। बस हवा से बंद हो गया होगा, तुम लोग यहीं रुको। अंदर का पहला पल। रोहित ने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई। जब रोशनी दीवारों पर घूमी तो उसने देखा दरवाजे पर अंदर से कोई ताला नहीं था, वो अपने आप बंद हुआ था।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गलियारे से आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य था पीछे वाला दरवाज़ा खोलना और 1 घंटे के अंदर लौट आना। चलते चलते वह एक बड़े लिविंग रूम में पहुंचा। वहां पुराना फर्नीचर था जिसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी भूतिया परछाई की तरह कोनों में बैठे हों। उसने दीवार पर लटके एक पुराने शीशे में देखा। उसका अपना चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ उसे घूर रहा था। और तभी टिंग, एक आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जो उस सन्नाटे में बिजली की तरह कौंध गई। यह आवाज़ पियानो की थी, एक ही सुर जो बेसुरा और टूटा हुआ था। रोहित के कदम वहीं रुक गए। पियानो की आवाज़ दाईं ओर से आ रही थी, जहां एक और छोटा दरवाज़ा था। कौन है? रोहित ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही गहरा सन्नाटा। उसने सोचा, शायद कोई चूहा पियानो की चाबी पर चढ़ गया होगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। धुन बदल गई, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम रखा, पियानो की आवाज़ फिर आई। इस बार सिर्फ एक सुर नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी धुन। टिक 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 टैंग। वो धुन किसी लोरी जैसी थी, लेकिन हर सुर में दर्द और निराशा झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोते हुए गा रहा हो। रोहित को लगा कि उसके कानों में कुछ भर गया है। वो आवाज़ उसकी सांसों और धड़कनों से भी तेज हो गई थी। उसने पलटकर उस दरवाजे की ओर देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। दरवाजे की किवाड़ें धीरे धीरे खुलने लगी। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी गोल गोल घूमने लगी। छत और दीवारों पर साए नाचने लगे और उस घूमती हुई रोशनी में उसे उस दरवाजे के पीछे कुछ सफ़ेद सा दिखा, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे पुराना मलमल का कपड़ा हो। क्या तुम उस सफ़ेद परछाई के पास जाओगे रोहित? मैं और प्रिया का हाल बाहर। मैं और प्रिया डर से कांप रहे थे। हमने फ़ोन की टॉर्च से दरवाजे पर रोशनी डाली, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन, उसका फ़ोन की रोशनी बंद हो गई। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, मैंने दांत भींचते हुए कहा। अगर वो मजाक कर रहा हुआ तो मुसीबत में पड़ेंगे। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। मैंने रोहित को कॉल किया। 2 बार बेल बजी और फिर उसने फ़ोन उठा लिया। रोहित, तुम ठीक हो? फ़ोन क्यों बंद कर दिया? फ़ोन के दूसरी तरफ से खिस खिस की आवाज़ आई और फिर एक छोटी लड़की की धीमी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, क्या आप खेलने नहीं आओगी? और कॉल कट गया। वो फ़ोन रोहित ने नहीं उठाया था। अब क्या करोगे अर्जुन और प्रिया? क्या तुम दोनों अंदर जाओगे या मदद का इंतज़ार करोगे? जब वो छोटी डरावनी आवाज़ फ़ोन पर आई और कॉल कट गया तो प्रिया के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने एक तेज़ चीख दबाई और मेरा कंधा पकड़कर चेहरा छिपा लिया। अर्जुन, वो रोहित नहीं था, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम हमेशा पछताएंगे। रोहित की जान खतरे में थी। रुको प्रिया, मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हम अब वापस नहीं जा सकते। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद फिर कभी उसे ना देख पाए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और लोहे का गेट फिर खोला। इस बार वह ज़्यादा नहीं चिल्लाया, जैसे उसने पहले ही हमारे आने की उम्मीद कर ली हो। जब हम हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुँचे तो वह अब भी बंद था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। हमें इसे खोलना पड़ेगा, मैंने कहा और ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वह हिला तक नहीं। मैंने दोबारा पूरी ताकत से धक्का दिया। धड़ धड़। तभी दरवाजे के नीचे के छोटे से गैप से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं झुककर देखने लगा। वह चांदी का लॉकेट था, वही जो रोहित ने हवेली में जाने से पहले अपनी जेब में रखा था। लॉकेट की चेन टूटी हुई थी और अंदर रखी उसकी दादी की तस्वीर पर लाल दाग थे।
जैसे खून के छींटे। प्रिया ने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया और उसकी आंखों से नए आंसू बह निकले। रोहित, उसने फुसफुसाते हुए कहा। समाप्त। अंदर का सामना। रोहित। जब रोहित का फोन गिरा और पियानो की लोरी चल रही थी, तब वो सफेद परछाई जो कमरे के भीतर से आ रही थी, अब पूरी तरह दरवाजे पर खड़ी थी। वो परछाई एक छोटी लड़की की थी, जिसकी आंखें नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे थे। उसने सफेद पुराना गाउन पहना हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके पीले निडाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी, जैसे कोई फटी हुई घंटी बज रही हो। आपको लॉकेट मिल गया, माँ। अब हम खेलेंगे। रोहित का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो पीछे हटने लगा। उसका पैर टूटे हुए कांच पर फिसला और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ पीछे रखी पुरानी कुर्सी से टकराया। कुर्सी पलट गई और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ दिखा। जमीन पर खून या गाढ़े लाल रंग से लिखा था, गंदी कांपती हुई लिखावट में, दरवाजे मत खोलना, यह मेरा घर है, वो अब भी यही है। रोहित के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह कौन? और दरवाजे, कौन से दरवाजे? उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। 3 और बंद दरवाजे। उसे उनमें से एक से निकलना था। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। उसने फोन उठाया, जो अब भी बज रहा था, और उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। वह परछाई अब और करीब थी, एक काली गहराई, लेकिन आवाज मासूम और भयानक दोनों थी। कहाँ जा रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। लाल लॉकेट। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। वह उस बड़े दरवाजे की ओर भागा जिससे होकर उसे बाहर निकलना था। उसने दाईं ओर का दरवाजा, जहां से लोरी की आवाज आ रही थी, नजरअंदाज किया और बाईं ओर के लंबे अंधेरे गलियारे में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, पीछे से एक साथ सभी दरवाजों के खुलने और बंद होने की तेज डरावनी आवाजें गूंज उठी और फिर उसने गलियारे के आखिरी सिरे पर मौजूद खिड़की से टपा टपा की आवाज सुनी, जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हों, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो क्या वो बूंदें खून की थी? अर्जुन और प्रिया का प्रवेश। लॉकेट देखने के बाद अर्जुन और प्रिया का डर अब क्रोध और दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, अर्जुन ने हाफते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर कार की ओर देखा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे इसे तोड़ा जा सके। प्रिया, जो अब भी कांप रही थी, ने तुरंत जमीन पर नजर दौड़ाई। हवेली के पुराने जंग लगे लोहे के गेट के नीचे एक पतली लंबी लोहे की छड़ पड़ी थी, शायद किसी पुरानी ग्रिल का हिस्सा। ये देखो, प्रिया ने उसे उठाया। अर्जुन ने वह छड़ ली और दरवाजे और दीवार के बीच की दरार में फंसा दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। लकड़ी की चरमराहट गूंज उठी। अर्जुन ने एक आखिरी जोरदार झटका दिया। धड़ाम। कुंडी अंदर से टूट गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों तुरंत अंदर घुस गए। अंदर वही सीलन और खामोशी थी, लेकिन अब वो खामोशी चीर देने वाली, भारी। रोहित, अर्जुन ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज लॉबी की ऊंची छत से टकराकर लौट आई, एक डरावनी गूंज बनकर। प्रिया ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च लिविंग रूम की ओर घुमाई। उन्होंने देखा, जमीन पर फोन पड़ा था, रोहित का, और उसके पास टूटे हुए कांच के टुकड़े। कुर्सी के पास जमीन पर वो खूनी संदेश लिखा हुआ था, दरवाजे मत खोलना। हे भगवान, प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यही दरवाजा है, अर्जुन ने देखा। रोहित जरूर इसी तरफ गया होगा। उसने जल्दी से उस कॉरिडोर, गलियारे की तरफ इशारा किया, जहां से रोहित भागा था। फुसफुसाहटों का गलियारा। रोहित तेजी से उस अंधेरे गलियारे में दौड़ रहा था। गलियारा लंबा और तंग था। दोनों तरफ पुराने बंद कमरे थे। तप 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 वो आवाज उसके पीछे से आ रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था, वो पानी की बूंदें नहीं, बल्कि किसी छोटे के पैरों की आहट थी। वो छोटी बच्ची। अचानक उसके कानों में कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी, जैसे दीवारों के अंदर सैकड़ों लोग फुसफुसा रहे हों। तुम उसी जैसे हो, तुम उसकी मदद करोगे,
उसने तुम्हें चुना है। मार डालो, मार डालो। रोहित ने डर के मारे कानों पर हाथ रख लिए। उसके कदम धीमे हो गए। उसने सामने देखा, गलियारे के आखिर में वो दरवाजा था जिसे उसे खोलना था, उसका लक्ष्य। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, उसके ठीक सामने वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसने पलटकर देखा। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक लंबी विचित्र परछाई खड़ी थी, इतनी लंबी कि उसकी आकृति छत को छू रही थी। वो परछाई खामोश थी, लेकिन रोहित के दिमाग में किसी के चीखने जैसी आवाज गूंज रही थी। वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो बुराई का एक बड़ा रूप था। रोहित ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और उस लक्ष्य दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। फिर हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि तेज सफेद रोशनी थी। अंदर उसने देखा बड़ी बड़ी मशीनें जो हम की आवाज कर रही थी, और स्टील की मेजों पर सफेद चादरों से ढंके हुए कई अजीब आकार शेप्स पड़े थे। वो जगह किसी लैब, प्रयोगशाला या मॉर्ग मृताशाना जैसी लग रही थी। अर्जुन और प्रिया की चेतावनी, वार्निंग। अर्जुन और प्रिया जब उसी कॉरिडोर में घुसे तो उन्होंने भी वही पियानो की लोरी फिर से सुनी। वो इसी तरफ गया है, अर्जुन ने जल्दी में कहा। लेकिन जब वे कॉरिडोर के बीचों बीच पहुंचे तो दीवारों से वही फुसफुसाहटें अब उनके कानों में भी आने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमें लाइक करें या सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइब होते ही हम कहानी का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहेंगे हॉरर नाइट स्टोरीज विद नानी।